ऐसी एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बहुत अच्छे इंसान मुझे मिलने आए थे कि सर ज़िंदगी में मैं फ़िलहाल अकेला था, मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मेरी एज अभी 40 है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम सेकंड मैरिज कर लूँ। पर अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आ रही थी, इनफर्टिलिटी सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंसेस से नहीं होती, तो मेल पेशेंट में कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से भी हो सकती है। पर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग का इस केस में कारण क्या था? ये जो बंदा था, अब ये बंदा पहले कहीं पे भी खाता था, कहीं पे भी जीता था, वाइफ की डेथ होके 4 साल हो चुके थे, खाने का पता नहीं, जो मिला खा लिया, कभी वड़ा पाव खा लिया, कभी दाल चावल खा लिया, कभी होटल का खा लिया। अब उसका इफेक्ट तो बॉडी पे दिख रहा था। सेकंड थिंग, एक चीज जो मुझे पता चली, जब मैंने डीप में कंसल्ट किया तब पता चला नाड़ी में स्ट्रेस बहुत है। तो मैंने कहा स्ट्रेस क्यों ज्यादा है? बोले कि अभी तो हम खुश हैं, स्ट्रेस होने का कोई कारण नहीं है। तब उन्होंने बताया, तब हमने उनकी जॉब के बारे में पूछा, तब पता चला कि उनका जॉब उनके घर से 3 घंटा दूर है। अब हमारी चीजें ध्यान में आने लगी थी। हाँ, क्योंकि जब इंसान कंटिन्यूस काम करेगा, आप कहोगे कि सर 3 घंटा ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो ट्रैवल कर रहे हैं उसमें तो वो आराम ही कर रहे हैं, सोए रहे, पर आपका माइंड एक्टिव था, उसका आप क्या करोगे? आप घर में थोड़ी बैठे हो, नहीं, तो आपका रैम ऑक्युपाइड है। और जो इन्हें इसका स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेस का मतलब टेंशन नहीं होता, स्ट्रेस का मतलब होता है आपका 4 GB रैम है, मतलब मेंटल कैपेसिटी, और अपने 50 प्रोग्राम ओपन कर लिए, इसको कहते हैं स्ट्रेस। हैंग हो जाती है सिस्टम, क्योंकि इसके बॉडी में इतनी हीट जनरेट हो रही थी अब तक के खाने की वजह से, रॉन्ग पैटर्न ऑफ लाइफस्टाइल की वजह से, बीबी की डेथ होने के बाद स्मोकिंग की आदत, इसकी वजह से बॉडी में पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसे एसिडिक पीएच कहते हैं। सेकेंड थिंग स्ट्रेस था। थर्ड थिंग खाने का ठिकाना नहीं था। तो बॉडी में जो हमें कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, इसका एक एग्जाम्पल देंगे, जब ठंड पड़ती है ना तो हम सिकुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और जब हीट पड़ती है तो हम ऐसा ओपन हो जाते हैं, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन। तो आप पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अगर गलाना है तो कॉन्ट्रैक्शन होना और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में फीलिंग का होना भी उतना ही जरूरी है। बट इसमें अगर आपके बॉडी में हीट टेम्परेचर ज्यादा है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मस्कुलर रिलैक्सेशन होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग जिसे कहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले ना शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आप जो 6 घंटे ट्रैवल कर रहे हो ना, अगर आपके वाइफ के साथ बिताओगे ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रही बात स्मोकिंग की हिस्ट्री, खाना पीना, वो तो हम डिटॉक्स करके निकाल देंगे, मेडिसिन देके आपके बॉडी की हीट को बैलेंस करेंगे, डेफिनेटली आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और आप सुकून की चैन की अगर नींद लोगे ना रात में, और सुबह उठ के भागने का टेंशन नहीं होगा ना, आप आके परफॉर्म भी कर पाओगे। दोस्तों 1 महीने के अंदर आफ्टर डिटॉक्स वो लोग शिफ्ट हो गए, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो स्ट्रेस का मतलब सिर्फ टेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस का मतलब एक टाइम पे 50 काम करने होता है। अगर आप मल्टीटास्क करो और अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसे सॉल्व करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कीजिए, साथ में डिटॉक्स जरूर कीजिए। आयुर्वेद में साइंटिफिकल प्रूवन ऐसी कुछ मेडिसिन है कि जो आपके मसल्स को आके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपका स्टैमिना भी बढ़ाते हैं। ऐसी एक केस के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमेशा स्ट्रेस या लाइफस्टाइल कारण ही नहीं होते जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, काफी और भी चीजें होती है, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ये स्टोरी है मेरे एक फ्रेंड की। ऑफ कोर्स ये मेरा वो फ्रेंड है जो एब्सोल्यूट नॉर्मल है, लाइफस्टाइल बहुत ही बेहतरीन है, मॉर्निंग वॉक करता है, रात को जल्दी सोता है, खाने में एकदम परहेज रखता है, टिपिकल प्रॉपर इंडियन लाइफस्टाइल है, बुक्स पढ़ता है, काम है, जिंदगी खुशहाली की है, एंड स्टिल इनफर्टिलिटी की इशू फेस कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, मुझे आयुर्वेद का एक श्लोक याद आता है, लिंग क्षीणे अनिले अंगस्य स्यात् अल्पभाषिते हितम्। जी हाँ, ये वातक्षय का श्लोक आयुर्वेद में आचार्यों ने बता के रखा है, जिसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जब नॉर्मल से डाउन हो जाती है तब आपके ऑर्गन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। लिंग क्षीणे का मतलब यहाँ पे, लिंग का मतलब यहाँ पे होता है लक्षण यानी सिम्टम। आपके सिम्टम जो नॉर्मल होने चाहिए, जो नॉर्मल परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो डाउन होता है। और यहाँ पे इट इज नॉट ओनली अबाउट द इनफर्टिलिटी, इट इज अबाउट द एंटायर बॉडी परफॉर्मेंस, राइट। अब यहाँ पे जब वो मेरा दोस्त मेरे पास आया है, मैंने उसकी नाड़ी चेक की है। नाड़ी चेक करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इसके नाड़ी में डेफिशिएंसी है। हमारे शरीर में 7 एलिमेंट यानी 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब
नाड़ी चेक की तो पता चला कि इसमें अस्थि मज्जाक्षय है, जिसकी वजह से बट ऑब्वियसली यहाँ पे शुक्र भी अफेक्टेड है। अस्थि मज्जा, अस्थि का मतलब होता है बोन एंड मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो। जो बोन के अंदर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं बोन मैरो। आपको बताना चाहूंगा ये बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है। इसका एक फंक्शन है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, आगे के धातु शुक्र का पोषण करना। सेकंड, ये हमारी परमानेंट इम्यूनिटी है। और थर्ड है, इसके ऊपर हमारा स्टैमिना और माइंडसेट डिपेंड होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन भी बोन से कवर्ड है और इसीलिए उसको भी बोन मैरो माना गया है। काफी केसेस में जो काम किया उसके पता चला था कि ऐसे केस में एक ही तरीका था जिससे मैं बोन मैरो को नरिश कर पाऊं, क्योंकि ओरल मेडिसिन से यहाँ तक दवाई पहुंचने में 35 डेज लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, और परसेंटेज होता है 0.00001, मतलब ना के बराबर। बट यहाँ पे एक हमने घी बनाया जो मेडिसिनल प्रिपरेशन से युक्त था, जिसकी इनकार मैं यहाँ नहीं दे सकता एज ए क्लिनिकल डॉक्टर। अब ये घी, इसका हमने उसको डेली बस्ती दिया है। ये वो बस्ती नहीं है जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, ये वो बस्ती है जो उसके बॉडी को नरिश करता है। आयुर्वेद में डिटॉक्स, रिजुनेट, क्योर, जो हम इसकी बात करते हैं ना, रिजुनेट, रसायन और वाजीकरण। रसायन, वाजीकरण में इस तरह के प्रिपरेशन के बारे में डिटेल लिखा गया है जिससे इनफर्टिलिटी सॉल्व की जाती है। इसके एक प्रिपरेशन हमने उठाया है और उसकी डेली उसे 30 ml की बस्ती दी है। दोस्तों, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 2 महीने में उसका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। उसने बताया मेरी ग्रास्पिंग पावर बढ़ गई है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और अब मुझे लग रहा है कि मेरा स्टैमिना बढ़ चुका है और नॉर्मल परफॉर्म कर पा रहा था। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम पूरी तरह जा चुकी थी और आने वाले 3 महीनों में उसने एक बहुत अच्छे तरह से कंसीव कर लिया था और यहाँ पे शायद फिर से एक बार आयुर्वेद की जीत हुई थी। लो स्पर्म काउंट, जिससे इनफर्टिलिटी के काफी लोग शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी इसमें से एक हो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत कुछ अच्छा बताने वाला हूँ आज एक केस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है कि एक बंदा जब मेरे पास आया था, सभी उम्मीदों से हार चुका था और उसे डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं था। उसका कहना था मुझे बच्चा कभी होगा ही नहीं। बट काफी ट्रीटमेंट करने के बाद उसे रिजल्ट क्यों नहीं मिला? जब बंदा मेरे पास आया था, मैंने उनकी लाइफस्टाइल पूछी। इस बार वो बंदा खुद सब्जियां बेचा करता था, इसलिए उसकी लाइफस्टाइल अच्छी थी। वो सुबह जल्दी उठता था, रात को जल्दी सोता था, समय पे खाना खाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। गड़बड़ कहाँ हो गई? जब डीप में जाके हमने उसे पूछा तब पता चला कि रोज सुबह उठ के वो बहुत सालों पहले उसे जब अर्टिकेरिया, बॉडी पे रैशेस आने की तकलीफ हुई थी, तो वो ठीक करने के लिए किसी ने कहा था कि जाके आप नीम की पत्तियों को पीस के उसका रस सेवन किया करो। और उस दिन से लेके आज तक कम से कम 10 सालों से वो बंदा रोज नीम के पत्तियों का रस निकालकर सुबह एम्प्टी स्टमक पी रहा है, जिसे हम रसायन चिकित्सा भी कह सकते हैं। पर आपको पता है 10 साल कंटिन्यूस के सेवन करने के बाद क्या हो गया? उसका स्पर्म काउंट 0 था। दैट इज अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इस तरह की प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि इसे क्या करके आप सॉल्व कर सकते हो। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। मुझे इस नीम के पत्ते का एंटीडोट ढूंढना था और उस समय अभी भी मेरे हाथ में इतना अच्छा मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन, कि उसका एंटीडोट इंटरनेट पे ढूंढा जाए। तब काफी स्टडी करने के बाद पता चला कि नीम का एक एंटीडोट है जो है काऊ घी, और काऊ घी और साथ में एक मेडिसिन ली जो मैं यहाँ पे जानबूझ के आपको नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि लोग उसका मिसयूज कर देते हैं। और ये मेडिसिन हमने उनके ऊपर कंटिन्यूस अप्लाई की। सबसे पहले डिटॉक्स किया, बॉडी को रिजुनेट किया, बॉडी को नरिश किया और धीरे धीरे हम ट्रीटमेंट करते गए। और 6 से 8 महीने बाद वो केस अजोस्पर्मिया से ओलिगोस्पर्मिया में आ गए। मतलब अभी उसके स्पर्म काउंट एटलीस्ट दिखना शुरू हो गए थे, जो अब तक 0 दिख रहे थे। ये उसका रिजल्ट था। और आगे चल के उसने ट्रीटमेंट दुर्भाग्य डिसकंटिन्यू की, पर जब 3 साल बाद मुझे मिला तब उसने बताया कि सर अब घर में खुशहाली है। मतलब उन्हें इनफर्टिलिटी नाम की इश्यू अभी नहीं थी और उन्होंने एक इश्यू जनरेट कर लिया था। यहाँ पे वृषण बस्ती नाम की हमने एक बस्ती उसमें कराई थी, जिसमें हमने काऊ घी भी ऐड किया था एडिशनली, और ये बस्ती से उसको रिजल्ट मिला था। वृषण बस्ती क्या होती है इसके लिए गूगल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे, या आप हमसे कांटेक्ट करो, हम जरूर आपसे बात करेंगे। तीसरी चीज, इसी के साथ हमने और एक चीज की। उनका लाइफस्टाइल तो करेक्ट था ही था, पर उनके खाने में इस तरह की चीजें ऐड की जो इस कटुतिक्त रस का एंटीडोट हो जाना चाहिए। मतलब उनका डाइट ही उनका एंटीडोट बने, वही उनकी मेडिसिन बने। आपको एक ही चीज करनी है, खुद के बॉडी को नरिश करो। याद रखना, वात, पित्त, कफ, ये 3 एलिमेंट बॉडी में है और इसमें से कफ जो है वो शुक्र को सहारता है, बनाता है, बढ़ाता है और कटुतिक्त जैसे रस उसको खत्म करते हैं। इसलिए जंक फूड, फास्ट फूड जो टेस्टी लगते हैं, तीखे लगते हैं, लेकिन आपके शुक्र का नाश कर देते हैं। और अगर इन चीजों से बचना है, सबसे पहले खुद पे कंट्रोल करो। हर चीज डॉक्टर को बताओ, देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही में एक चीज याद रखिए,
बच्चे पैदा करने के लिए हम कंप्यूटर नहीं कि एंटर मारा की प्रिंट आउट आ गई। इसके लिए अंदर से विल पावर होना और सच का सामना करना और उसके आंसर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत से आंसर मौजूद है।